नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के इस संस्करण का लीग मैच का दौर आज समाप्त होने वाला है। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब से होने जा रहा है, लेकिन ये लीग मैच का पूरा चरण कई खट्टी मीठी यादों के साथ हम लोगों को रोमांचित करता रहा। निश्चित तौर पर आईपीएल, बीसीसीआई और इसकी गवर्निंग बॉडी क्रिकेट प्रेमियों को इतनी बेहतरीन क्रिकेट की दावत देने के लिए बधाई की पात्र है। कई टीमें बहुत शानदार खेली, कई टीमें अच्छा खेलते खेलते कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाई और उसी आधार पर श्रेष्ठ टीमों का चयन अब प्लेऑफ्स के लिए हो चुका है और अब जंग है सर्वश्रेष्ठता की। और यहाँ कौन मीर बनकर उभरता है, यह सवाल हमें वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि क्रिकेट के मुकाबले फिलहाल जारी रहने वाले हैं। आज के मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है, वैसे तो अंक तालिका में आज के मुकाबले से कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए इतना जरूर है कि जब कोई टीम बिना किसी चिंता के मैदान में उतरती है तो यकीन मानिए और ज्यादा बेहतर लुत्फ क्रिकेट का हम उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी सुखदेव सिंह गुम्मन सर, जो कि हमारे खास क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और क्रिकेट के कोच संजय चौबे। सर वेलकम। वैसे हम कल जो मैच हुआ उसकी बात करेंगे, आज जो मैच होने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर ये कि 9 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 श्रृंखला शुरू होने वाली है उसको लेकर भारतीय टीम का चयन हो गया है। और अगर जिन खिलाड़ियों की सूची पर हम गौर करें तो यकीन मानिए आईपीएल का प्लेटफॉर्म बता रहा है कि आखिर ये क्यों खिलाड़ियों और उनकी प्रतिभा के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ मंच है। सर, केएल राहुल कप्तानी करेंगे साउथ अफ्रीका टूर को लेकर, वेंकटेश अय्यर भी उस टीम में हिस्सा है स्क्वाड में, इंदौर के आवेश खान भी उस टीम का हिस्सा है। लेकिन सर, कुछ नाम वाकई में बता रहे हैं कि अब भारतीय टीम अपनी दूसरी पीढ़ी को आगे लाने के लिए, अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए अभी से प्रयासरत है। और उसका उदाहरण है कि इस टीम में उमरान मलिक हमें दिखाई देंगे, हमें मुर्गन अश्विन दिखाई देंगे और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इस आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम और चयनकर्ताओं की निगाहों में आए हैं। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने देखा कि इंडिया के पास कितना ज़बरदस्त टैलेंट है। और अगर हम वैसे भी देखें तो इंडिया की 2 टीम हैं। एक जब पहली टीम में वो फॉरेन ट्रेवल कर रही होती तो भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंग्लैंड का टूर कर रही थी इंडिया की मेन टीम, और ए टीम बनाकर राहुल द्रविड़ उनको श्रीलंका लेके गए थे, जहां श्रीलंका की जो ए टीम है, जो बेस्ट टीम है, उसके अगेंस्ट उन्होंने सीरीज जीती थी। तो ये इतना टैलेंट तो हमारे पास है ही है। और अगर हम ये सिलेक्शन देखेंगे तो बारिंग 1-2 प्लेयर्स आईपीएल में जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उन सबको ये इनाम दिया गया है कि आप अच्छा खेले हैं तो आपको इंडिया टीम में सिलेक्शन किया जाए। केएल राहुल की जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। एक नई फ्रेंचाइजी में आना, उसको लीड करना, उसको प्लेऑफ्स में लेके जाना, और जिसमें 200 और 3-4 उन्होंने 50 बनाए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड किया उन्होंने। एक कप्तान जिस तरीके का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि सॉफ्ट स्पोकन हो, कम बोलता हो, अच्छी टैक्टिक्स उसको पता हो, सारी चीज़ें जो हैं वो केएल राहुल में हैं और एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आपने जो नाम बताया उनके साथ साथ में अर्शदीप भी एक पंजाब के बॉलर हैं, जो हमने देखा कि आईपीएल में उन्होंने नई बॉल के साथ भी और इवन डेथ ओवर्स में भी बहुत ही कंजूसी भरी बॉलिंग करी। ऑल्दो विकेट उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिले, पर फिर भी अगर 2020 में कोई कंजूस बॉलर आपको मिल जाए और विकेट भी लेता हो, बहुत ज़्यादा ना लेता हो, बात अलग है। गिवन डे के ऊपर अगर आप अच्छी बॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा विकेट्स मिलेंगी और समय के साथ साथ वो बॉलर और निकलेगा। जहाँ तक ऑलराउंडर्स की बात करें तो वेंकटेश अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, दोनों हैं। दोनों को खिलाया गया है, जबकि वेंकटेश की परफॉर्मेंस जो है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कोई खास रिमार्केबल नहीं यही है कि उन्होंने कोई बहुत ऑप्शन नहीं किया और जिसके कारण से उनका सिलेक्शन हो। यंगस्टर हैं, अच्छा टैलेंट है, सब लोग उनमें एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, इसीलिए बीसीसीआई ने उनको सिलेक्ट किया है। उमरान मलिक की जितनी भी तारीफ करें हम कम है। 157 आईपीएल का फास्टेस्ट बॉलर, सेकेंड सीजन आईपीएल का खेल रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको कॉल अप आया है इंडियन टीम खेलने के लिए, तो वेंकटेश और उमरान मलिक ये दोनों ही गोल्डन स्पून लेकर आए हैं अपने मुंह में क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। क्योंकि क्रिकेट में हमने देखा है कि पूरा जीवन लोगों का निकल जाता है पर उनको इंडियन कैप नहीं मिलता है। और आप एक सीरीज़ या 2 सीरीज़ ही अच्छा खेलें और 2 सीरीज़ में अगर आपको
कॉल अप आ जाता है इंडिया टीम से, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। पर डेफिनेटली इंडियन टीम का जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा, बहुत ब्राइट है। हमारे पास जितना इमेंस टैलेंट है और जिस तरीके से हम क्रिकेट को एक धर्म की तरह फॉलो करते हैं, मुझे लगता है आने वाले दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होंगे। संजय सर, लेकिन यहाँ बीसीसीआई ने, अगर हम थोड़ा सा बारीकी से अवलोकन करें, तो कहीं ना कहीं सीनियर्स खिलाड़ियों को चतुराई के साथ डराने का काम भी किया है कि अब आपके विकल्प हमारे पास बेहतर तरीके से मौजूद हैं। क्योंकि हम देखें तो विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं बोला है, तो उन्होंने यहाँ ईशान किशन को भी जगह दी है। उसके साथ साथ दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्हें भी जगह मिली है। गेंदबाजी के तौर पर हम देखें तो मोहम्मद शमी बाहर है, बुमराह भले ही इन्हें आराम दिया गया हो, लेकिन वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो भी वहां पर सुदृढ़ दिखाई दे रही है। तो ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा टीम में नहीं है, केएल राहुल के कंधों पर कप्तानी रहेगी, और एक नई और ऊर्जावान टीम जिसने बेहतरीन प्रदर्शन जिन खिलाड़ियों ने आईपीएल में किया, वो बता रहे हैं कि अब भारतीय क्रिकेट के जो तस्वीर है, जो एक सूरत है, वो अब जल्दी बदलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए क्या होता है, बदलाव तो निरंतर प्रक्रिया, तो बिल्कुल ये प्रकृति का नियम है। आप देखिए कि जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, पहले हम गावस्कर साहब का नाम चलता था हिंदुस्तान क्रिकेट में, फिर कपिल देव साहब का नाम चला, फिर सचिन आ गए, सचिन गए तो विराट आ गए, विराट गए तो सॉरी बीच में गांगुली आ गए, इसके बाद फिर सचिन, फिर विराट, फिर धोनी। तो अब ये क्या, ये निरंतर प्रक्रिया है। और आप देखिए हर 10-12 साल के अंदर आपको नए नए प्लेयर आते हुए देखेंगे। उसी का एक जो T20 है, अब छोटा फॉर्मेट है, मेरे ख्याल में ये लोगों की बहुत पसंद है। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे, आजकल 50 ओवर का मैच, 100 ओवर का मैच, आदमी बड़ा उसको लगता है बोरिंग है, या टेस्ट मैच 5 दिन का बड़ा बोरिंग है। आदमी थोड़ा हिंदुस्तान में खास करके मुझे ऐसा लगता है एशियन सब कॉन्टिनेंट में देखना कम पसंद करते हैं। लेकिन सर ये सोच क्रिकेट के लिहाज से आप पॉजिटिव मान? नहीं, मैं पॉजिटिव तो है, बट आप टेस्ट क्रिकेटर में वनडे की बात करो, हाँ। कि वो थोड़ा सा, जैसे एज ए क्रिकेटर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर टेस्ट में ज्यादा हो, हाँ। वनडे क्रिकेट ज्यादा हो, तो उसमें आपको बारीकी ज्यादा देखने को मिलती है। एक अलग जिसको बोलते हैं ना कि एक फिल्मी गाना और एक क्लासिकल गाना, तो थोड़ा सा हम लोग को समझने वाले कोई समझ आएगा, उस टाइप का काम है। तो वो है। अभी जो आप टीम की बात कर रहे थे कि मोहम्मद सामी और बुमराह, डेफिनेटली इनको आराम दिया गया, क्योंकि बहुत लंबा सीजन है, इतना लंबा सीजन इन लोगों को। अगर आप पिछले 6 आप देखिए उठा के 6 महीने से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं वो बायो बबल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बायो बबल। उसमें बहुत मुश्किलात होती। कल मैं वेंकटेश अय्यर से मिला था, सर भी थे साथ में, और अब मैं बात कर रहा था उनसे, तो वो बोल रहे थे कि बहुत बायो बबल के कारण सर कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी की टीम बेंगलोर में खेलने गई है नॉकआउट का। तो मैंने पूछा था उससे कि जाने वाले हो आप, तो बोले कि नहीं, अभी मैंने 6-7 दिन का रेस्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि वो 6-7 दिन का रेस्ट इसलिए हो गया है कि अब उनको वापस इंडिया टीम में बायो बॉल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया उनको सिलेक्शन हो गया। खुशी की बात है, ऑल्दो ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा, पर मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को मैं इस मामले में क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने, भले उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, पर उन्होंने जो पुराना परफॉर्मेंस था, जो उन्होंने लास्ट IPL में दिया था, उसको देखते हुए उन्होंने उसको टीम में रखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी प्लेयर को बैक करेंगे, प्लेयर तभी बनेगा जब आप उसको बैक करोगे। ऐसा नहीं कि 3 इनिंग खराब खेला, 4 इनिंग खराब खेला और आपने बाहर कर दिया। अगर किसी भी बड़े खिलाड़ी, अगर आपको खिलाड़ी के अंदर, जो बड़े खिलाड़ी की यही निशानी है, राहुल द्रविड़ की या उनकी यही निशानी होती है कि आपको मालूम पड़ता है कि यार ये बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, ये आगे जाके हमारे काम आएगा। वेंकटेश को रखा ही इसीलिए। हालांकि हार्दिक पांड्या भी टीम में आ गए हैं, और जैसा आपने बोला कि ऋषभ पंत के साथ में दिनेश कार्तिक और फिर ईशान किशन भी है। पर मुझे लगता है कि अभी ऋषभ पंत मैच खेलेंगे और उनको पहले मौका देंगे। फालतू अगर ऐसा हो सकता है कि 1-2 मैच में अगर वो नहीं चले, तो फिर शायद दूसरे प्लेयर, हाँ, वो डरा के जरूर रखा है। बिल्कुल डरा के रखा हुआ है। और जहाँ तक विराट कोहली और रोहित शर्मा और इनकी बात है, तो डेफिनेटली जब वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर होगी, उसमें दोनों का नाम, इन चारों का नाम होगा। इसमें भी ऐसे बहुत सारे नाम नहीं है, इसमें आप पृथ्वी शॉ का नाम नहीं है, पर अब आप कितनों को लेंगे? आप 15 प्लेयर 16 प्लेयर ले सकते हो, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। सभी ने परफॉर्म अच्छा किया है। पृथ्वी शॉ कल भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, कल हमने देखा था हमने। पर ठीक है, अब आप 15 या 16 प्लेयर, इस हिंदुस्तान में इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो चुनना तो आपको 15-16 को पड़ेगा। जो बेस्ट है उनको लिया गया है, और आगे उनको भी मौका मिलेगा। पहले खेल चुके हैं वो, आगे उनको भी मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। रविंद्र जडेजा नहीं है इस टीम में, क्योंकि शायद इंजर्ड है, इसलिए वो भी नहीं है टीम में। तो मुझे लगता है कि टीम बहुत अच्छी बनी है। कुलदीप को बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। कुलदीप जो टीम में आए हैं, उन्होंने जो परफॉर्म करा है और जिस तरह की वो बॉलिंग डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं वो, तो अच्छा है। और साउथ अफ्रीका सीरीज में मजा आएगा देखने में कि ये जो यंग हमारी गन है, ये क्या करती है। तो कुल मिलाकर चूंकि परिवर्तन एक निरंतर
अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय टीम के लिहाज से ये ठीक है कि जब जब इस प्रक्रिया को अपनाया गया, पीढ़ियां बदली है, तो भारतीय क्रिकेट में और ज्यादा निखार आया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की सकारात्मक प्रक्रिया भारतीय टीम में निखार लाती रहे और ये टीम साल दर साल शिखर पर पहुंचती रहे। बात करते हैं कल हुए मुकाबले की। सर, कल आरसीबी का खेमा, मैंने एक वीडियो देखा सर कि पूरी टीम मैच देख रही थी और जैसे ही वो जीते, विराट कोहली सहित सभी आरसीबी के खिलाड़ी नाचने लगे, कूदने लगे। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मुंबई का जीतना उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखने वाला है। तो सर, ये मुकाबला तो आरसीबी के लिए बल्ले बल्ले रहा। बिल्कुल रहा। देखिए, आप प्लेऑफ के मारने पे खड़े हुए हैं और दूसरी टीम जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी। डीसी ने अभी तक के अगर पुराने पिछले मैचेस, हम पिछले 2 मैचेस देखें तो बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया था और हमें लग रहा था कि बैटिंग लाइन भी इन्फॉर्म है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं और बहुत इजीली मुंबई के अगेंस्ट वो मैच जीत जाएंगे। परंतु जिस तरह की टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने गलतियां करी कि थोड़ा बारिश से पहले मैच से पहले हल्के से शार्स भी आए, जिससे थोड़ा क्लाउडी होने के कारण से मीडियम फास्ट बॉलर को हेल्प भी मिल रहा था। बट जो स्ट्रोक्स जिस तरह के खेले गए हैं, जिस तरह की विकेट्स उन्होंने गंवाई, अगर आप किसी भी टीम का 4 विकेट जो हैं वो 50 रन पे गिन जाएंगे और 3 विकेट 31 रन पे गिरेंगे 5 ओवरों में, तो वो टीम बाद में इतने रन भी उन्होंने बना लिए। एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है कि 10 ओवरों में आपका लगभग 5-6 रन की एवरेज से आप बना रहे हैं, 60 रन बनते हैं और 159 रन आपने 20 ओवरों में किए। तो लगभग आप लास्ट के अगर 10 ओवर देखें तो 95 से 100 रन उन्होंने बनाए और उनमें जो 2 मेजर इनिंग रही, ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए 33 बॉल से। देखिए, 33 बॉल कंज्यूम करके 39 रन बनाए। रोमन पावेल ने जो है 43 रन किए 34 बॉल के ऊपर और टिम डेविड ने एक अच्छा इनिंग खेला वहाँ पर। और कल एक कंट्रोवर्सी भी रही कि जब टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे मुंबई की तरफ से, तो उनका स्निक लगकर कीपर के पास गया, जो कप्तान भी हैं ऋषभ पंत। परंतु एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि ना तो उन्होंने डीआरएस मांगा और ना ही 30 यार्ड के अंदर किसी एक भी प्लेयर ने उनसे कहा कि इसका डीआरएस लिया जाना चाहिए या बॉलर ने लिया जाना चाहिए। और अल्टीमेटली उसी प्लेयर में बाद में एक अच्छी इनिंग खेलते हुए उनको मैच हरा दिया। कल बिल्कुल यही क्रिकेट है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसी जगह नतीजा कुछ अलग आता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि आरसीबी ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, उनका नेट रन रेट माइनस है, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो दुआएं कर रहे हैं कि साहब दिल्ली कैपिटल हार जाए, ये हारेगी तो ही हम प्लेऑफ में जा पाएंगे। और यही रीजन था कि उनके हारने के बाद में उनको तो जश्न मनाना ही था आरसीबी को, क्योंकि उनके हारने से ही एक प्रोबेबिलिटी थी कि वो प्लेऑफ में जाए। क्योंकि आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेऑफ में जाना कि उन्होंने आज तक 14 संस्करण जो हुए हैं उनमें से एक बार भी ये ट्रॉफी नहीं जीती है। अगर वो प्लेऑफ में जाएंगे तो उनके चांसेस जो है वो बन सकते हैं कि क्रिकेट जो है, हम ऑलवेज कहते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है। और ये जो 4 टीमें हैं, इन 4 टीमों का अगर हम आकलन करेंगे तो 19-21 का डिफरेंस सब में है कि कोई किसी चीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, भारी होगी, और कोई थोड़ी सी किसी पर्टिकुलर चीज़ में हल्की होगी। और वो हल्की और भारी जो 19-21 होती है, गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। अच्छी टीम जो है वो हल्की टीम से हार सकती है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं। हम ऑलवेज क्रिकेट में आए दिन इस तरह के नतीजे देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए इतना अच्छा मौका है कि अच्छा क्रिकेट खेलें। और आरसीबी के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि जो उनके फास्ट बॉलर हैं इंजर्ड, जो नहीं, जो दिल्ली से लास्ट टाइम मैक्सिमम फॉरगेटिंग द नेम, वापस आ गए। हाँ, वो वापस आ रहे। 25 का जो है उसमें खेलेंगे। तो इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती कि आपकी टीम में जो अच्छे बॉलर हैं वो भी वापस आ गए हैं और आप क्वालिफाई भी कर गए हैं। परंतु मैं तो बोलूँगा कि इसका पूरा का पूरा खामियाजा, पूरी की पूरी जो भी गलती है वो दिल्ली टीम को स्वयं दी जानी चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट ही उस लेवल का खेला कि जिसके ऊपर आपको हारना तय था। और मुंबई, उन्होंने जाते जाते एक प्राइड के लिए कि ठीक है हम 5 बार के आईपीएल चैंपियन है, वी कैन सॉल्वेज ए प्राइड आउट ऑफ द लास्ट मैच, उन लोगों ने अच्छा खेला। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने 48 रन बनाए 35 बॉलों पे, डेवॉल्ट डेविस ने 37 रन किए 33 बॉलों के ऊपर। और कल आरसीबी के जितने फैन हैं उन लोगों को उन्होंने बिल्कुल मस्त कर दिया है।
खुश कर दिया कि जाइए आप अभी 2 मैच और मिनिमम एक, और फिर अगर आप चाहें तो 2 या 3 भी खेल सकते हैं। देखिए आपकी टीम क्या करती है। वैसे सर एक चीज और अच्छी हुई आरसीबी के खेमे के लिए कि उन्हें फ्री में एक खिलाड़ी मिल गया, क्योंकि टिम डेविड अब तक आरसीबी की फ्रेंचाइजी में थे। इस बार मुंबई ने उन्हें 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और उन्होंने कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए अपना काम कर दिया। तो ये एक फ्री में खिलाड़ी मिला जो पहले आपके साथ था, लेकिन वफादारी उनने इस साल भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से निभाई है। संजय सर, वैसे यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल तो उठ रहे हैं। हमने पूरी श्रृंखला में देखी कि कहीं ना कहीं कुछ चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि गलत फहमियों भरे डिसीजन उनकी तरफ से हुए हैं। कल भी हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी का एक टेम्परामेंट ये रहता था कि वो खुद की स्वेच्छा से निर्णय जरूर लिया करते थे, भले ही कोई बताए या ना बताए। लेकिन कल जो टिम डेविड का एज लगा, इतना अच्छा फाइन निक था, उसके बाद हमने डीआरएस में भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैच पूरी तरीके से पलटने में कामयाब रहा एक छोटी सी गलती के लिए। और यही इस आकर्षक लीग की विशेषता भी है। आप कप्तानी का मत बोलिए, पूरा मैच का ही बोलिए। हाँ, जो कल मैच मैं तो सर पूरी श्रृंखला ही लेता हूँ। स्निक का नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं जा पाऊंगा डीप में, पर मुझे लगता है कल जो स्निक लगा, फिर ने डीआरएस नहीं लिया, इसके बाद एक जो बहुत इजी कैच था विकेट कीपर के लिए जो उन्होंने छोड़ा, ये छोड़ा तो नहीं, जिसको उसने छूटा, तो वो 2 कैचेस ऐसे थे कि जो मैच का रुख बदल सकते थे, पर वो क्यों उन्होंने डीआरएस नहीं लिया, वो कैच कैसे छूटा, अब वो उसकी परत दर परत खोलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वो क्या नहीं सर, छिलके निकालने वाला काम हो जाएगा। कप्तानी तो उनकी नो डाउट, मतलब अभी जिस हिसाब से उनको पहले बोला जाता था कि भविष्य के कप्तान हिंदुस्तान के, तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करी, उसमें कहीं से कहीं तक वो मुझे ऐसा लगा कि उनकी कप्तानी में बहुत माइंड, जिसको बोलते हैं कि चपलता वाला काम है, कब किस बॉलर को लगाना है और कब कैसे क्या फील्डिंग जमा, किस बैट्समैन के अगेंस्ट हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मेरे ख्याल में रिकी पॉन्टिंग जो उनको समझा देते थे वही वो करते थे। इसके बाद ग्राउंड क्या होता है कि ग्राउंड के बाहर आप स्ट्रेटेजी बनाने एक अलग चीज होती है, पर जब ग्राउंड में आप जाते हो और जब मैच चालू होता है, फिर वहां पर आपका जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो चलता है, तो जब आपका प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी कैसा करना है, और प्लान बी अगर फेल होता है तो प्लान सी में क्या करना है। तो मुझे लगता है कि वो ऋषभ पंत वहाँ गड़बड़ा गए। दूसरा, उन्होंने कल जो बैटिंग करी, जिसको बोलते हैं दिल्ली ने, कि मतलब थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं वेदर का था, शुरू में पानी हल्का सा फुल्का गिरा, इसके बाद बंद हो गया था पानी, और जिस हिसाब से डेविड वार्नर ने थर्ड मैन पे कैच आउट हुए, फिर बाद में ऋषभ पंत जैसे आउट हुए, बाकी सारे प्लेयर को मैं देख रहा था जाके केवल मार धाड़ वाला खेल था कि भाई मारेंगे बस, और मारेंगे और उसमें आउट भी हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं है। मिचेल मार्श का जरूर बॉल बहुत अच्छा था, जो वो स्लिप में आउट हुए, रोहित शर्मा ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा। तो ये, और एक पृथ्वी शॉ जो बाउंसर मारा बुमराह ने, वो सुपर बॉलिंग, मतलब क्या बॉल था वो, उनको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि चारों कोने चित कर दिया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं वो, और अखाड़े में चित हो गए वो, इस तरह से उनको नीचे गिरा दिया था। और वो बॉल जरूर बहुत अच्छा था। अदरवाइज ऋषभ पंत को मालूम था कि मेरे पीछे कोई नहीं है, और जब आप 33 बार पे 39 रन बना के खेल रहे हैं, इसका मतलब आप सेट हैं। तो भी आप 20 ओवर नहीं खेलने का और इसके बाद आप आउट होके आ गए आप, तो क्या होता है ये इनरिस्पॉन्सिबल वाला जो खेल है, तो बेहतर है कि आप पीछे जाओ, आपको 10-15 बॉलें मिले, आप मार दो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लगी तो अच्छी बात है। वो वाला काम है ऋषभ पंत का, जो पूरी सीरीज में हमको देखने को मिला। और ये सबसे बड़ा दिल्ली का हार का कारण भी हुआ कि उन्होंने ढंग से रन नहीं बनाए, और जब रन नहीं बने तो फिर बाद में जो गलतियां फील्डिंग में करी, बॉलिंग में करी, प्लस जो कैप्टनशिप में हुई, उसका नतीजा है कि आज बाहर बैठे हुए हैं, और आरसीबी को उन्होंने आराम से न्योता दिया कि सर आप आइए और आप खेलिए प्लेयर। और बात कर लेते हैं प्लेऑफ्स की, क्योंकि 4 टीमें कल के मुकाबले के बाद तय हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, और उसके बाद सबसे ज्यादा भाग्यशाली यदि कोई टीम रही है तो वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है। अब देखते हैं कि इस भाग्य का ये टीम कितना ज्यादा फायदा उठा सकती है। हालांकि अब तक एक भी टूर्नामेंट पर अपना कब्जा ये टीम जमा नहीं पाई है, लेकिन इस बार मौका है। अब क्या उसे दस्तूर में बदल पाती है ये टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच आज एक और मुकाबला है, पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। पंजाब, जिसका आकलन हम मजबूत टीम के तौर पर कर रहे थे, वो प्लेऑफ्स में अपनी दावेदारी तय नहीं कर सकी। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको शुरुआती दौर में कमजोर माना, 2 मैच हारी, लेकिन फिर लगातार 5 मुकाबले जीती और अपनी ताकत का परिचय कराया। लेकिन उसके बाद जब ये गाड़ी से उतरी पूरी टीम, तो अब तक सवार नहीं हो पाई है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आज का जो मैच है वो एक डेड रबर है। दोनों ही टीम अपना ये वाला मैच खेलने से पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्राइड के लिए ये वाला मैच है कि आज हम खेलेंगे और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे। और यहाँ कभी ये भी हो सकता है कि कुछ प्लेयर जिनको मौका दिया जाना है उनको मौका दिया जाए, ताकि उनको देखा जाए कि ये मैच कंडीशन में किस तरीके से खेलते हैं।
दोनों ही टीमों की हम बात करेंगे तो उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। कि हम सनराइज़र हैदराबाद की बात करेंगे तो शुरू से वो टीम इस बार बहुत अच्छी दिख रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो लगातार 5 मैच उन्होंने हारे, पहले 2 मैच वो हारे, फिर 5 जीते, फिर 5 हारे, वो 5 लगातार किसी भी टीम के लिए मैच हारना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ऑल्दो एक बात हम कहेंगे कि वो जो 5 मैच हारे भी, वो कुछ इंजरीज थी और इंजरीज के बाद में भी 194-95 रन बना के भी डिफेंड ना कर पाना, तो इस तरह के मैच जो हैं वो किसी तरफ भी बैट से जा सकते हैं, किसी के फेवर में भी उसका डिसीजन हो सकता है। बट सनराइजर हैदराबाद जो है वो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे और लूजिंग साइड में रहे, और जिस कारण से आज वो प्लेऑफ से बाहर है। पंजाब की भी बात करें तो पंजाब से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि जितनी हार्ड हिटिंग टीम उनके पास में थी, ऐसा लग रहा था, और बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे बट बैलेंस बॉलिंग थी, जिनमें 2 अच्छे प्लेयर थे, रबाडा थे, कागिसो रबाडा जो साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, अर्शदीप हैं, और राहुल चाहर कुछ खास नहीं कर पाए। मुंबई की में जिस तरह का उनका मुंबई फ्रेंचाइजी की तरफ से परफॉर्मेंस था, पंजाब की तरफ से कुछ भी वो ऐसा काम नहीं कर पाए। दोनों टीम, मुझे उम्मीद है कि अपने इस सफ़र में जो मेगा ऑक्शन के बाद में पहली बार हुआ है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी और अगले आईपीएल के लिए तैयारी करेंगी। और अगर हमने प्लेऑफ्स के लिए, अगर जिस दिन ये मेगा ऑक्शन हुआ था, जिस दिन से ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो हमने अगर प्लेऑफ्स में कोई टीमें देखी थी तो उनमें से पंजाब और सनराइजर हैदराबाद और इवन दिल्ली कैपिटल्स भी, कि जिस तरीके का उन्होंने पिछले सीजन में भी गेम खेला था, क्रिकेट खेला था, तो ऐसा लग रहा था कि ये तीनों टीमें कहीं ना कहीं अच्छी टक्कर देंगी प्लेऑफ में जाने के लिए। परंतु जैसा कि हमने कहा कि क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है, हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, स्क्रीन पे कुछ दिखता है और होता कुछ और है, यही इसकी ब्यूटी है, इसीलिए हम सब लोग इसको इतने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। सर, वैसे सनराइजर्स हैदराबाद को हम शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा माइलेज दे नहीं रहे थे, वो तो जब लगातार 5 मुकाबले ये टीम जीती तो हमने इसे रेट देना चालू किया, लेकिन पंजाब की टीम मजबूत टीम, बावजूद उसके ये टीम अपने सफर को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो क्या इसमें आप मयंक अग्रवाल को जवाबदार मानते हैं, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला तो खामोश रहा है सर, और बतौर कप्तान भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव प्रदर्शन रहा नहीं उनका। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और जो मैं सोचता हूँ कि अगर ये जो 4 टीमें प्लेऑफ में, उसमें पंजाब का जो टीम है पंजाब की, उसमें हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि सबसे बढ़िया टीम अगर T20 कोई सी फ्रेंचाइजी की है तो पंजाब लग रही थी, क्योंकि सारे बैट्समैन मतलब ताबड़तोड़ बैट्समैन थे, जो 20 ओवर का क्रिकेट सारे बैट्समैन खेलने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली वो टीम आ नहीं पाई है, वो अपनी गलतियों से नहीं आ पाई। जो उन्होंने जो 2-3 मैच खेले, शुरू में तो बहुत गजब क्रिकेट खेला उन्होंने, पर एक बार जब वो 70 पे आउट हुए, 78 के आसपास, 80 के आसपास आउट हुए वो, फिर एक मैच में 105-107 रन पे आउट हो गए वो, और वो ऐसे आउट हुए कि मतलब सारी टीम एकदम बिखर गई। मयंक अग्रवाल पूरी सीरीज में उन्होंने बिल्कुल भी ओपन से लेके 4 नंबर तक 5 नंबर तक बैटिंग करी, पर कहीं पर भी वो सक्सेसफुल नहीं रहे, रन नहीं बनाए, और इसी कारण मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो इंडिया टीम में थे, अब वो रहेंगे T20 में तो नहीं रहेंगे, पर टेस्ट स्क्वाड और वनडे के लिए भी उनको बहुत तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि अब जब व्हाइट बॉल से रेड बॉल में जाते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ आती है। तो पंजाब ऐसी टीम थी जो मुझे लगता था कि ये जो 4 टीमें थी इसमें पंजाब भी हो सकती थी, अगर उसने दिमाग से और अगर उसने पूरी शिद्दत के साथ में क्रिकेट खेला होता तो। पर कहीं ना कहीं गड़बड़ियों के कारण और मयंक अग्रवाल का नहीं चल पाना, एक ही सबसे बड़ा रीजन था, इस कारण वो टीम में नहीं आ पाई। बात कर लेते हैं फेवरेट टीम की। सर, आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी और टॉस पर कितनी निर्भरता मानते हैं आज आप? देखिए, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये डेड रबर है और बहुत ज़्यादा इसका निर्णय से कोई फ़र्क इस टूर्नामेंट के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, सेल्फ प्राइड के लिए लोग खेल रहे हैं, और जहाँ तक सनराइजर हैदराबाद की बात है तो वो अपने कप्तान के बिना आज खेलेंगे। केन विलियमसन जो हैं वो न्यूजीलैंड वापस चले गए हैं अपने सेकंड चाइल्ड के बर्थ के लिए, और उनकी एब्सेंस में भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छा पहले लीड किया हुआ है, और निकोलस पूरन भी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से लीड कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन 2 में से किसी को कप्तान डिक्लेयर किया जाएगा जो कैप्टनसी करेगा। अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि कौन कैप्टनसी उनके उसमें कर रहा है, परंतु केन विलियमसन का ना होना और प्लस पंजाब का जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, जैसी टीम है, उसको मुझे देखते हुए मुझे लग रहा है कि पंजाब के चांसेस आज इस मैच के जीतने के ज़्यादा। सर, बिल्कुल, जैसे सर ने बोला कि अब मतलब विलियमसन भी चले गए हैदराबाद की टीम से, वैसे ही पहले बहुत बड़ी टीम, बड़े नाम वाले प्लेयर नहीं थे, और जिस तरह से वो खेलिए वो वाकई में अच्छा क्रिकेट खेले वो लोग। हैदराबाद उनकी टीम में उतना अच्छा
जिसको कहते हैं कि नामी ग्रामी प्लेयर नहीं थे, पर उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला और विलियमसन भी चले गए। और पंजाब की टीम हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि फेवरेट टीम में से एक थी हमारी, तो मैं भी पंजाब की तरफ जाऊँगा। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट की माने तो पंजाब का पड़ला सनराइजर्स हैदराबाद पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर कप्तान केन विलियमसन की अनुपस्थिति में ये टीम और ज्यादा कमजोर हो सकती है। लेकिन पंजाब की टीम जो कि पूरी तरीके से सशक्त थी और उम्मीद की जा रही थी कि ये टीम दूसरे चरण में जरूर पहुंचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाना खिलाड़ियों का इस टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। अब आज का मुकाबला देखते हैं कि आखिर किसकी झोली में जाता है, क्योंकि जाते जाते कौन अपने चेहरे पर स्माइल लेकर विदाई लेगा, वो टीम पंजाब रहेगी या हैदराबाद, ये मुकाबले के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।